हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा आप सब जानते हैं, हम राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 की श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। पहले हमने 6 चैप्टर्स इस आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़े हुए डाटा के बारे में किया था। उसके बाद हमने शुरू किए थे अपने फ्लैगशिप योजनाएं, जिसके अंतर्गत हम अपनी 3 जो मेरी वीडियोस है आ चुकी हैं फ्लैगशिप योजनाएं जो हमने पढ़ी थी। आज हम उन्हीं योजनाओं को आगे दोबारा कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं क्लास के साथ, उनके लिए वही फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि पुरानी वीडियोस में आपके सभी उन चैप्टर्स जो मैंने आगे करवाए हैं, जो भी उसमें राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ डाटा है, जो आपको किसी न किसी तरीके से एग्ज़ाम्स में, जो भी राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उनमें हेल्प करेगा। आपके अगर मैं प्रॉपर आरएएस के एग्ज़ाम की बात करूँ, तो उसमें जो राजस्थान अर्थव्यवस्था का पोर्शन है, उसमें से मोस्टली क्वेश्चन इसी आर्थिक सर्वेक्षण में से पुट किए जाते हैं। ऑलमोस्ट 20 टू 25 क्वेश्चन, अगर आउट ऑफ 150 हम बात करें, तो सिर्फ आपके आर्थिक सर्वेक्षण से है। इसलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि ये टॉपिक अपने आप में ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इस टॉपिक को तो हमें स्किप करना ही नहीं है। मैं अपनी वीडियोज़ के माध्यम से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको सरल तरीके से ईज़ी वे में आर्थिक सर्वेक्षण को समझा सकूँ। फिर भी आपके सुझाव हमेशा वेलकम रहेंगे। आपको अगर लगे कि कोई और बेटर वे हो सकता है या कुछ भी तरीके और अच्छे से करवाया जा सकता है, तो प्लीज़ बताइएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं, अपनी फ्लैगशिप योजनाओं को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा मैं आपको पहले पीछे लेकर जाऊँगी कि जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम एक पर्टिकुलर विभाग की योजनाएँ, जिनमें से 2 योजनाएँ हम पढ़ चुके थे। उन्हीं विभाग के अंदर जो आगे की योजनाएँ हैं वो आएँगी, तो उनके बारे में बात करने से पहले थोड़ा-सा मैं आपको ओवरव्यू दूँगी कि हमने जो पिछली विभाग किया था, पिछले विभाग की 2 योजनाएँ की थी, उसको पहले ओवरव्यू देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए क्लास, देखिए, ये जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, उन्हें पता है कि ये योजना तो हम पहले कर चुके हैं, तो इसको अभी निकालने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इसमें बताने का मतलब ये है कि जो हमारा विभाग चल रहा था, देखिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, यही विभाग है जिस विभाग के अंतर्गत हम अपनी आगे की और योजनाएं जो हैं वो करेंगे। इस विभाग के अंतर्गत आपकी एक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में बात की गई थी कि एक योजना को परिवर्तित करके ये योजना लाई गई है। उसके बाद हमने इसी विभाग के अंतर्गत अपनी दूसरी योजना की थी सिलिकोसिस पॉलिसी, जिसमें बताया गया था कि सिलिकोसिस एक खतरनाक बीमारी है, जिसमें सरकार ये कोशिश कर रही है कि ना सिर्फ उस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को इलाज के लिए आर्थिक मदद दी जाए, बल्कि ये भी कोशिश की जा रही है कि कैसे मरीजों को या कैसे रोगियों को, कैसे व्यक्तियों को उस बिज़नेस से या उस तरह के व्यापार से हटाकर, जिस वजह से ये बीमारी होती है, कैसे उनको शिफ्ट किया जा सकता है, कैसे उनको दूसरी जगह पर डाला जा सकता है। तो ये 2 वीडियोज़, ये 2 स्लाइड दिखाने का सिर्फ रीज़न यही था कि ये बताना चाहती थी मैं कि हम जो विभाग कर रहे हैं, वो आपका ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है। इस विभाग से जुड़े रहिएगा। इस विभाग के अंतर्गत हमारी 2 पॉलिसीज़ हो गई हैं, 2 नीतियाँ। आज हम बात करेंगे इसी विभाग के अंतर्गत आपकी तीसरी नीति के बारे में। आज जितनी भी नीतियाँ हम इस विभाग में करने वाले हैं, सामाजिक न्याय के विभाग में, सभी अपने आप में इम्पोर्टेंट है और मैंने पूरी कोशिश की है कि ये सभी नीतियाँ, जो भी अपडेट हुआ है इन सभी नीतियों में, यानी कि हमारा जो ये बजट आया है, इस बजट में इन सभी नीतियों से जुड़े हुए जो भी अपडेट दिए गए हैं, आपको उसके बारे में बताऊँ। तो ये आगे कोशिश करते हैं इस विभाग के बारे में आगे समझने की। तो देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की जो अपनी नेक्स्ट योजना है, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। सबसे पहले तो कोई भी योजना सरकार की आती है, तो हमें ये पता होना चाहिए किन के लिए वो योजना है, कौन उसके लाभार्थी हैं, किन-किन को वो योजना दी जाती है, प्लस उस योजना में क्या बातें कही गई है। जैसे अगर यहाँ पर पेंशन योजना के बारे में बात की जा रही है, कितनी पेंशन के बारे में सरकार ने बताया है, किन-किन को ये लाभ मिलने वाला है, ये सभी बातें हम इस योजना के बारे में पढ़ेंगे। जैसा मैंने कहा, पहले विभाग ध्यान रखिएगा, उस विभाग की तीसरी योजना है और ओवरऑल जो हम योजनाओं की सीरीज चला रहे हैं, उन 33 योजनाओं में से ये आपकी 22वीं योजना है। देखिए, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, जिसके अंतर्गत क्या बताया गया है, किन के लिए ये योजना है, विधवाओं, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन प्रदान की जा रही है। ऐसी महिलाएं, देखिए एकल ही नाम है ना, ऐसी महिलाएं जो अकेली रह रही हैं, किस वजह से,
या तो विधवा होने की वजह से, या तलाकशुदा या परित्यक्ता होती है जिनको त्याग दिया जाता है उनके हस्बैंड द्वारा। तो बेसिकली ऐसी महिलाएं जो अकेली रह रही है, उनके लिए सरकार ये सोचती है कि वो अकेले कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगी। उसी को देखते हुए सरकार ने ऐसी नारी के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए पेंशन योजना स्टार्ट की है। क्योंकि अगर पेंशन की जब बात की जाती है तो यही कहा जाता है कि पेंशन तो पहले से चली आ रही योजना है, जो पहले से सरकार देती है, पुरुषों को भी देती है, महिलाओं को भी देती है। बट यहाँ पे उसी योजना के साथ एकल नारी जोड़ दिया गया है। दैट मीन्स ऐसी महिलाएं, ऐसी नारी जो अकेली रहती है, इन सब रीजंस की वजह से, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता की वजह से, उनको किस किस तरीके से सरकार मदद कर सकती है, इसके बारे में बात करते हैं इस योजना में। तो देखिए, मैंने आपको बताया किन किन को ये दी जाएगी, वो नाम मेंशन है आपके सामने। अब उसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर किसी को उस योजना का लाभ दिया जा रहा है। कुछ चीजें पहले जरूरी होती हैं जिनको समझना है। अगर ये सब वहां पर मिल जाता है, उस पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट चाह रही है जिनको देना, ये उसके बाद ही इस योजना को अप्लाई किया जाता है। तो पढ़ते हैं कंडीशंस क्या क्या हैं, शर्तें क्या क्या हैं इस योजना में अप्लाई करने के लिए। सबसे पहली शर्त देखिए क्या कहा गया है, 18 वर्ष या उससे अधिक की महिला जो राजस्थान की मूल निवासी हो। राजस्थान से जुड़ी योजना पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली कंडीशन जो बोली गई है, 18 वर्ष से अधिक की महिला है और राजस्थान की मूल निवासी है तथा राजस्थान में रह रही हो। मूल निवास प्रमाण पत्र होने के साथ साथ, या मूल निवासी होने के साथ साथ वो राजस्थान में रह रही हो, ये भी जरूरी है। पहली शर्त में हमने ये पढ़ा 18 वर्ष से अधिक की महिला प्लस मूल निवास राजस्थान का होना चाहिए और वो राजस्थान में रह रही हो। दूसरी शर्त, जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है। स्वयं की नियमित आय का कोई भी स्रोत जब उसके पास नहीं है, देखिए अगर वो आय अपनी अर्निंग मेंबर है, अर्निंग फीमेल है, चाहे बेशक वो एकल नारी है, लेकिन अगर अर्निंग मेंबर है तो सरकार द्वारा नहीं दी जाती है। लेकिन अगर उसकी आय का कोई स्रोत नहीं है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, तभी सरकार द्वारा ये योजना दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी, प्रार्थी की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48,000 से कम हो। सेकंड पॉइंट में ही हमने बात की कि उसकी कोई आय का स्रोत नहीं है। तीसरे पॉइंट में हम कह रहे हैं कि उसकी जो आय है टोटल सभी स्रोतों से 48,000 से कम हो। देखिए, दो अलग अलग बातें होती हैं। अगर वो खुद अर्निंग मेंबर है तो उसकी जितनी आय है पहले वो काउंट की जाएगी। अदरवाइज अगर वो खुद अर्निंग नहीं है, उसके अलावा भी उसको किसी और जगह से कोई ना कोई इनकम आ रही है, ऐसा हो सकता है रेंट के वे में आ रही हो, जिस मकान में रह रही है उसको किराए पर दिया है वहां से आ रही है, या किसी भी जगह से जब देखेंगे तो सभी स्रोतों से मिलाकर जो कुल आय होनी चाहिए वो 48,000 से कम होनी चाहिए। अगर मैं मंथली देखूं तो 4,000 रुपये महीना बनता है। दैट मीन्स अगर पूरे साल में आपने 48,000 से भी कम की इनकम सभी स्रोतों से अर्न की है, आप 18 वर्ष से ज़्यादा हैं, राजस्थान के मूल निवासी हैं, राजस्थान में रह रहे हैं और आपकी आय का और कोई दूसरा स्रोत नहीं है, जब आप इन तीनों चीज़ों को पूरा कर लेते हैं तभी आप इस एकल नारी पेंशन योजना में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो बातें थी ये तो थी अप्लाई करने की शर्त, और किनको मिलती है वो भी बात हो चुकी है। अब बात करेंगे क्या क्या दिया जाता है सरकार द्वारा। जो लाभार्थी हैं आपके, जो अलग अलग एज आपके सामने दी गई है, उनकी पेंशन राशि कितनी कितनी है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, लाभार्थी की यहाँ पे 4 कैटेगरी दी गई है। सबसे पहले ऐसे लाभार्थी, ऐसी महिलाएं अगर मैं कहूँ जिनकी उम्र 18 वर्ष से 54, 18 वर्ष से ज़्यादा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हमने यहाँ पर बात की ही है कि 18 वर्ष से ज़्यादा होने चाहिए। दैट मीन्स 18 से कम पर तो एप्लीकेबल ही नहीं है। तो पहली कैटेगरी ही क्या बनी, 18 वर्ष से ज़्यादा और 55 से कम। जब आप इसको लिखा हुआ पाएंगे कहीं पे, क्योंकि मैंने तो एग्जैक्ट आपको ईयर टू ईयर लिखा है। नॉर्मली इस पहली कैटेगरी के लिए आपके पास लिखा होगा 18 से ज़्यादा, 55 से कम। दैट मीन्स 18 से 54 की ईयर्स तक हैं अगर आप, तो आपको जो पेंशन धनराशि दी जाएगी वो 500 रुपये है। सरकार द्वारा 500 रुपये दिए जाएंगे अगर आपकी उम्र 18 से ज़्यादा है, 55 से कम है यानी कि 54 तक है तो 500 रुपये। दूसरी कैटेगरी, अगर आपकी एज 55 से 60 ईयर्स के बीच में है, 55 से शुरू करते हुए 60 से कम तक, तो आपकी जो पेंशन राशि है वो 750 750 रुपये है। 60 वर्ष से 75 वर्ष तक की कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपकी पेंशन राशि 1,000 रुपये है। 75 वर्ष से अधिक की उम्र हो जाने पर जो पेंशन की राशि दी गई है वो 1,500 रुपये है।
देखिए अभी आप ये एकल नारी पेंशन योजना कर रहे हैं, अभी हम इसके साथ वृद्धावस्था पेंशन की भी बात करेंगे। तो आपको पता है कि सरकार द्वारा इस पर्टिकुलर एज में तो वृद्धावस्था पेंशन भी दी जाती है, लेकिन जो ये आपकी मुख्यमंत्री एकल नारी है, ये वृद्धावस्था से पहले वाली महिलाओं के लिए भी एप्लीकेबल है। तो आपको एज का क्राइटेरिया थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। 4 क्राइटेरिया दिए गए हैं, 4 तरह की पेंशन दी जाती है। 18 से ज़्यादा 54 तक की एज के लिए 500 रुपये हैं, 55 से 60 तक के लिए 750 हैं, 60 से आपकी 75 ईयर्स तक के अगर आप हैं तो 1000 रुपये हैं, और लास्ट 75 से अधिक की उम्र हो जाने पर जो सरकार पेंशन देती है वो है 1500 रुपये। तो आपको ये पूरी पेंशन धनराशि ध्यान रखनी है। रिपीट कर देती हूँ, इस मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, सरकार द्वारा चलाई गई है। कौन इसके लाभार्थी हैं, कितनी पेंशन दी जाती है, कौन कौन सी कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है इसमें अप्लाई करने के लिए, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए वही सब चीज़ें यहाँ मेंशन की गई है। सबसे पहले बात करें कि इनको दी जाती है, विधवाएं, तलाकशुदा और परित्यक्ता जो महिलाएं होती हैं उनके लिए है। शर्तें क्या क्या हैं? 18 वर्ष से अधिक, राजस्थान के मूल निवासी और राजस्थान में रह रहे हों, पहली शर्त। दूसरी, आपकी आय का और कोई स्रोत नहीं है जिस तरीके से आप इनकम कमा पाए। तीसरी, अगर बाकी सब जगह स्रोतों से इनकम मिलाई जाए तो आपकी वार्षिक आय 48,000 रुपये से ज़्यादा ना हो, उससे कम कम हो। इन 3 शर्तों को पूरा करके आप इस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। और जब अप्लाई करेंगे उसके बाद लाभ कितना मिलेगा, वो 4 क्राइटेरिया हैं। 18 से 54 तक आपकी एज है 500, 55 से 60 हैं तो आपको मिलेंगे 750 रुपीज़, 60 से 75 वर्ष के लिए आपको दिए गए हैं 1000 रुपये, 75 से अधिक उम्र की आयु के जो भी महिलाएं होंगी उनके लिए पेंशन की राशि है 1500 रुपये। तो ये आपका कौन सा विभाग था जो हम पढ़ रहे थे इसमें? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, उस विभाग की ये तीसरी नीति है सरकार की। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। जैसे मैंने अभी आपको बताया ही था कि एक तो एकल नारी पेंशन योजना है, उसमें भी सरकार पेंशन दे रही है। उसके अलावा सरकार आपकी वृद्धावस्था पेंशन भी देती है, पहले से भी सरकार देती आई है, लेकिन इस स्कीम में थोड़ी सी अलग बातें हैं जो बताई गई हैं, जिनको मैं अभी बताने की कोशिश करूंगी आपको। देखिए इसमें भी जो कैटेगरी बनाई गई है, सबसे पहले महिलाओं और पुरुषों, ये दोनों के लिए है। वो वहां पर बात करें तो एकल नारी योजना में ही दिया गया है साफ साफ कि महिलाओं के लिए है। यहाँ पर क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। क्या क्या क्राइटेरिया दिया गया है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की जो महिलाएं हैं, 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की जो महिलाएं हैं, या फिर 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो पुरुष हैं, उनको मिलने वाली पेंशन का अमाउंट है 750 रुपीज प्रति माह, पर मंथ। देखिए दो अलग अलग क्राइटेरिया बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए अलग उम्र का क्राइटेरिया रखा गया है, पुरुषों के लिए अलग, जबकि पेंशन की राशि एक ही रखी गई है 750 रुपीज पर मंथ। वो क्राइटेरिया क्या क्या है? महिलाओं के लिए जो उम्र देखी जाएगी पेंशन देने की वो 55 वर्ष और उससे अधिक, दैट मीन्स अगर आप 55 वर्ष के हो गए हो उसी के साथ ही आप अप्लाई कर सकते हो और उससे अधिक पर तो मिलेगा ही। लेकिन वही एज पुरुषों के लिए जो अप्लाई करने की एज है वो 58 वर्ष है, पेंशन कितनी मिलेगी? 750। तो ये दोनों एज के क्राइटेरिया आपको ध्यान रखने हैं। महिलाओं के लिए 55 वर्ष होते ही अप्लाई कर सकते हो, पुरुषों के लिए क्राइटेरिया आपका 58 है। पेंशन कितनी मिल रही है? 750 रुपीज पर मंथ। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया क्राइटेरिया। अब देखिए 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के बाद, अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में भी किया था 75 से ऊपर का क्राइटेरिया जो एकल नारी में था, यहां भी इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। 75 और उससे अधिक की आयु के बाद जो वृद्धावस्था पेंशन भोगी है उनको 1000 रुपये प्रति माह पाने के पात्र हैं। दैट मीन्स 75 वर्ष से ऊपर की एज होने पर पुरुषों और महिलाओं वाला वो अलग अलग क्राइटेरिया नहीं है, ये तब तक रहेगा जब तक 75 ईयर्स के नहीं हो जाते। 75 ईयर्स के बाद दोनों के लिए जो पेंशन का अमाउंट है वो आपका, अगर कोई 75 ईयर का मेल या फीमेल दोनों अप्लाई करते हैं, दोनों के लिए पेंशन की राशि 1000 रुपये प्रति माह है। जो हमने एकल नारी वाले केस में किया था, अभी पढ़कर आए हैं सम्मान पेंशन योजना, वहां पर 75 वर्ष से अधिक उम्र में जो दी जाती है वो 1500 रुपये है। रिलेट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि कई बार
अमाउंट जो होता है आपस में इंटरचेंज हो जाता है, हम इसमें कुछ और लिख देते हैं, उसमें कुछ और लिख देते हैं। तो ये एकल नारी वाले केस में 75 वर्ष से अधिक की उम्र के लिए जो पेंशन है 1500 रुपए है। वृद्धावस्था में दोनों के लिए, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी, जो 75 से ऊपर की उम्र पर पेंशन है वो आपकी 1000 रुपए प्रति माह है। अब देखिए क्या बात की गई है, ये जो अभी तक हमने सारी बातें पढ़ी है ना, ये इस साल के बजट आने से पहले तक की डाटा था। मतलब जब से योजना आई है तब से लेकर अब तक की अगर बात करें, अब तक मतलब इस आर्थिक सर्वेक्षण से पहले तक की अगर बात करें, तब तक ये स्कीम एप्लीकेबल थी। इस साल का जो बजट आया है आपका 23-24, उसमें सरकार ने इस योजना में कुछ परिवर्तन किया है। वो क्या परिवर्तन किया है वो पढ़िए। जो बजट 23-24 है उसमें 75 वर्ष से कम आयु की जो पेंशन है उसको भी 1000 रुपए प्रति माह करने की घोषणा की गई है। फर्क क्या करना है देखिए, आपके लिए इजी हो गया है। इनफैक्ट पहले हम दो अलग अलग तरीके से स्कीम को पढ़ रहे थे। महिलाओं के लिए अलग एज क्राइटेरिया था, पुरुषों के लिए अलग एज क्राइटेरिया था, और पेंशन कितनी मिल रही थी, 750 रुपीज पर मंथ। लेकिन 75 से ऊपर होते ही आपको 1000 रुपए प्रति माह, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं। अब सरकार ने क्या किया है, इस साल के बजट में 23-24 में सभी के लिए, सभी मतलब 55 वर्ष से ऊपर की महिला, 58 वर्ष से ऊपर के पुरुष, फिर चाहे वो 75 ईयर से ऊपर के हैं उससे कम के हैं, सभी के लिए जो पेंशन का अमाउंट है वो 1000 रुपए प्रति माह कर दिया है। बदलाव क्या आया है, जो पहले ये 750 था आपका, इसको बदलकर 1000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। पेंशन में चेंज क्या आया है कि पहले 750 रुपीज पर मंथ था, अब वो आपका 1000 रुपीज पर मंथ हो गया है फॉर ऑल क्राइटेरिया। ऑल मतलब पहले 75 ईयर्स वालों के लिए थी 1000, अब उनसे कम के लिए भी है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। दो तरह की पेंशन योजना के बारे में अभी हमने बात कर ली है, एक एकल नारी के बारे में, एकल नारी पेंशन योजना, दूसरा आपका मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। आगे बढ़ते हैं। वही बात फिर से, सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो विभाग है उसी में चल रही है। यही एक ऐसा विभाग है आपके पूरे आर्थिक सर्वेक्षण में जिसमें सबसे ज्यादा योजनाएं दी गई हैं। इसीलिए बार बार विभाग को रिपीट कर रही हूं। दो योजनाएं लास्ट क्लास में की थी, लास्ट वीडियो में अपनी, उसी विभाग से जुड़ी हुई। अभी दो योजनाएं इसमें पढ़ चुके हैं और अभी और भी हैं, पढ़ते हैं आगे। टोटल हम अपनी 23 योजनाएं कर चुके हैं। देखिए आगे जो योजना है वो भी पेंशन से ही जुड़ी हुई है। इस स्कीम के अंतर्गत क्या है वो योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना। विशेष योग्य जन, देखिए सरकार ने कोशिश की है अपनी पेंशन योजना के माध्यम से हर वर्ग को संतुष्ट करने की। जो हमारे यहाँ पर हर वर्ग के लोग होते हैं जो किसी न किसी प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं, चाहे एकल नारी वाले केस में करें कि महिलाएं विधवाएं वो अपने परिवार को नहीं पालन पोषण कर सकती, तो उनके लिए अलग से योजनाएं लाई गई हैं। जो वृद्धावस्था में लोग चले जाते हैं वो अपने आप का पालन पोषण नहीं कर सकते, तो वो किसी पर डिपेंड ना रहे, उनके लिए एक अलग से पेंशन योजना दी गई है। उसके बाद जो बच जाते हैं हमारे विशेष योग्य जन, विशेष योग्य जन में हमारे डिसेबल पर्सन आते हैं जो किसी भी तरीके से डिसेबल हैं, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, किसी भी तरीके से डिसेबिलिटी है उनके अंदर, क्योंकि उसको यहाँ प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं किया गया कि डिसेबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, विशेष योग्य जन बोला गया है। उन विशेष योग्य जन लोगों को भी सरकार द्वारा पेंशन दी जाती है। तो पढ़ते हैं उसका क्या क्राइटेरिया है। देखिए इस योजना में राज्य सरकार विभिन्न विशेष योग्य जनों को 750 से 1500 रुपए प्रति माह तक पेंशन देती है। अलग अलग क्राइटेरिया है सरकार का, वो अभी हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया क्या है। मेन पॉइंट फर्स्ट लाइन का सिर्फ इतना सा है, इस स्कीम के लाभार्थी कौन है, विशेष योग्य जन, स्पेशल डिसेबल पर्सन जो होते हैं उनको इस पर्टिकुलर योजना के अंदर बेनिफिट दिया गया है। अब वो बेनिफिट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले 55 वर्ष से कम आयु की महिला और 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष, ये 55 और 58 का जो क्राइटेरिया है ये पहले से चला आ रहा है। अभी वृद्धावस्था पेंशन योजना में भी महिलाओं को 55 से अधिक वालों को लिया गया था और पुरुषों को 58 से अधिक। यहाँ पर दोनों के कम वाला क्राइटेरिया आ गया। पहला क्या, 55 वर्ष से कम उम्र की महिला और 58 वर्ष से कम आयु के जो पुरुष हैं उनके लिए जो पेंशन है वो है आपकी 750 रुपीज प्रति माह, 750 रुपए पर मंथ की बात की गई है। 750 रुपीज पर मंथ।
इनके लिए 55 वर्ष से कम आयु की महिला और आपके 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष। अगला क्राइटेरिया पढ़ते हैं, 55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला। वही बात है, पहला क्राइटेरिया 55 ईयर्स से कम के हो आप तो मिलेगी आपको, और दूसरे क्राइटेरिया में अगर 55 ईयर्स से ज़्यादा की महिला है उसके लिए, और 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष। लेकिन 75 वर्ष से कम आयु, देखिए सेकंड क्राइटेरिया को समझते हैं। जब हम बात कर रहे हैं फीमेल की सेकंड क्राइटेरिया में, यानी कि महिलाओं की, महिलाओं के लिए सेकंड क्राइटेरिया में क्या बोला गया है, आपकी उम्र अबव यानी कि ज्यादा होनी चाहिए किससे, 55 ईयर से, अबव 55, लेकिन साथ में एक लाइन नीचे ऐड की गई है 75 वर्ष से कम, तो 55 से ज्यादा बट लेस देन 75, लेकिन 75 साल की एज से कम। क्योंकि ये क्यों किया गया है, 75 से ऊपर के लिए गवर्नमेंट का अलग क्राइटेरिया है पेंशन का, वो उसमें डाला गया उनको। तो फर्स्ट क्राइटेरिया बहुत क्लियर है, 55 से कम लेस देन 55 ईयर होने चाहिए फॉर फीमेल, एंड फॉर मेल मोर देन 58 ईयर्स, 58 से ज्यादा। दूसरे क्राइटेरिया में 55 से ज्यादा एज होनी चाहिए लेकिन 75 से कम फॉर फीमेल, महिलाओं के लिए। दूसरा क्राइटेरिया अगर पुरुषों के लिए बात करती हूं तो आपकी उम्र 58 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए, अबव 58, वही बात है, बट लेस देन 75। इन दोनों ही केसेस में महिलाओं और पुरुषों के लिए जो दी जाने वाली पेंशन की अमाउंट है 1000 रुपए पर मंथ है। इन दोनों केसेस में जो पेंशन का अमाउंट है वो 1000 रुपए प्रति मंथ है। उससे पहले वाली में जिसमें 55 से कम एज की महिला की बात कर रहे थे और 58 से कम एज के पुरुष की बात कर रहे थे, वहां पर जो पेंशन का अमाउंट था वो 750 रुपीज पर मंथ था। तीसरे क्राइटेरिया पे चलते हैं। तीसरा क्राइटेरिया है हमारा 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लाभार्थी हैं। तीसरा क्राइटेरिया सबके लिए कॉमन, वो आप सभी योजनाओं में देख रहे हैं, चाहे एकल नारी की बात करें उसमें तो खैर महिलाओं के लिए ही है, चाहे वृद्धावस्था पेंशन की बात करें हम, या फिर आपके यहाँ पर विशेष योग्यजन की बात करें, 75 ईयर से अबव होते ही जो पेंशन दी जाती है वो सेम ही अमाउंट की दी जा रही है। वो कितनी है आपकी, 1250 रुपए प्रति माह। तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो हमने किया, एक आपका 750 रुपीज का था, ये फर्स्ट क्राइटेरिया था। सेकंड क्राइटेरिया हमने यहां से पढ़ा है। सेकंड क्राइटेरिया में हमने बात की कि 1000 रुपए प्रति माह किनके लिए, अबव 55 बट लेस देन 75 फॉर फीमेल, अबव 58 बट लेस देन 75 फॉर मेल, एंड पेंशन अमाउंट जो पेंशन की राशि है वो है आपकी 1000 रुपए प्रति माह। तीसरा क्राइटेरिया 75 वर्ष से अधिक उम्र, चाहे महिलाएं हैं उसमें चाहे पुरुष हैं आपके, विशेष योग्यजन, ये हम विशेष योग्यजन वाली स्कीम पढ़ रहे हैं, इन दोनों के लिए ही जो पेंशन की राशि दी गई है वो आपकी दी गई है 1250 रुपए प्रति माह, 1250 रुपए प्रति माह। तो ये आपकी अगली योजना थी, आप जो जुड़ी हुई है आपकी, वही बात फिर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से। अगली योजना पर चलते हैं, पालनहार योजना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है आपकी पालनहार योजना, इससे जुड़ी हुई सारी बातें पढ़नी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। क्या है बेसिकली योजना, इसका जो प्रारंभ किया गया 8 फरवरी 2005 से, आपको मेन ध्यान रखना है 2005 में इसको प्रारंभ किया गया था, मतलब पहले से ही चली आ रही योजना है, इस साल तो नहीं किया गया, लेकिन क्या क्या इसके बारे में बताया गया है इस आर्थिक सर्वेक्षण में वो पढ़ते हैं। देखिए उद्देश्य क्या है, पालनहार बेसिकली किसके लिए बनाई जाती है, ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं या जिनका पालन पोषण नहीं हो सकता है, उनके लिए सरकार क्या आर्थिक मदद दे रही है उसके बारे में इस योजना के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, ऐसे बच्चों की देखभाल करना जिनके माता पिता दोनों की या तो मृत्यु हो गई है, पहली कंडीशन, बच्चा अनाथ है, यही मैंने कहा अनाथ मतलब दोनों ही नहीं है माता पिता उसके, तो या फिर आजीवन कारावास या मौत की सजा काट रहे हैं। कई बार पेरेंट्स कोई भी एक या दोनों की ही बात करें, जेल में हैं, सजा काट रहे हैं, उस केस में भी बच्चे का पालन पोषण तो नहीं कर सकते वो, तो उस केस में भी ये योजना एप्लीकेबल है। माता की मृत्यु हो गई है और पिता आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं या इसके विपरीत। देखिए मेन बात क्या बताई गई है, या तो दोनों माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, या फिर अगर बात करें दोनों ही जेल में है, सजा काट रहे हैं, या कोई एक का मतलब होता है किसी एक की मृत्यु हो जाना, माता या पिता की, और दूसरा जो पेरेंट है, माता की मृत्यु हो जाने पर पिता और पिता की मृत्यु हो जाने पर माता, अगर वो जेल में है, दैट मीन्स किसी भी सिचुएशन में अगर बच्चा
अपना पालन पोषण खुद करने की स्थिति में आ जाता है, तब उसके लिए पालनहार योजना एप्लीकेबल है। अगर घर में कोई एक भी है, दोनों पेरेंट में से माता या पिता, तो ये योजना एप्लीकेबल नहीं है। जब दोनों ही नहीं होते, उस सिचुएशन में पालनहार योजना एप्लीकेबल होती है, जिसको 2005 से लाया गया था। और क्या बताया गया है इस योजना में? कुछ कंडीशंस होती है। देखिए, पालनहार बेसिकली क्या होगा, ऐसा पर्सन जो उस बच्चे को पाल रहा है, उसके लिए क्या क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए? उसकी वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा पर्सन जो बच्चे को पाल रहा है, उसका पालनहार है, ऐसे केस में उसकी आय देखी जाएगी। उसकी एनुअल इनकम 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1.20 का मेन देखा जाता है तो 10,000 रुपये पर मंथ बनता है। तो अगर 10,000 रुपये पर मंथ तक आप कमा रहे हो, यानी कि टोटल आपकी वार्षिक आय बनी 1,20,000, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए आपकी वार्षिक आय, पहली कंडीशन। दूसरी, पालनहार एवं बच्चे कम से कम 3 वर्ष से राजस्थान में रह रहे हो। राजस्थान के निवासियों के लिए ही ये स्कीम लाई है सरकार। तो दूसरी शर्त ये रखी है, बच्चा खुद जिसके लिए योजना लाई गई है और वो पालनहार जिसको ये योजना का लाभ मिलेगा, वो दोनों ही राजस्थान में कम से कम 3 वर्ष से रह रहे हों। तो 2 शर्तों की हमने बात की। पहली शर्त, जो पालनहार पर्सन है जिसको योजना का लाभ मिलेगा, उसकी वार्षिक आय 1.20 लाख, ओवरऑल देखिए 10,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी, जो पालनहार है और जो बच्चा खुद है, वो राजस्थान में कम से कम 3 वर्ष या उससे ज़्यादा रह रहा हो। आगे पढ़ते हैं इसी योजना में। देखिए, ये जो दी गई है स्लाइड है आपकी, ये बेसिकली बता रही है जो लाभ मिलता है। लाभार्थी कौन है वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे बच्चे जिनको कोई पालने वाला नहीं है, दोनों माता पिता की मृत्यु हो गई है या किसी एक की हो गई है और दूसरा जेल में है, यही हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे उनको मिलने वाले लाभ के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में कि वो क्या होते हैं। देखिए, प्रक्रिया किस तरीके से चलती है आपकी। इसमें सबसे पहले आपको, आप टेबल में देख रहे हैं 2 तरह की राशि दी गई है, तो पहले बता देती हूँ। ये वो राशि है आपके सामने जो अभी तक, क्योंकि 2005 से योजना चल रही है, 5 से लेकर अब तक सरकार ने जो राशि रखी हुई थी, पहली स्लाइड उस राशि के बारे में है। दूसरी जो आपकी ये लास्ट वाला जो कॉलम है, वो ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर ईयर में सरकार ने उस पालनहार योजना में कितनी राशि बढ़ाई है, क्योंकि सरकार ने परिवर्तन किया है। इसीलिए पहले मैंने कहा था इंपॉर्टेंट हो जाती है योजना। जिस भी योजना में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ हो, चाहे उसके नाम में परिवर्तन किया गया है, चाहे उसकी राशि में परिवर्तन किया है, उसके नियमों में परिवर्तन हुआ है, वो सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें क्या कहा गया है, पहले उस पर नहीं जाते हैं, नीचे से पढ़ेंगे। पहला क्राइटेरिया था 0 से 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होते हैं, 0 जिसका जन्म ही हुआ है ऐसा बच्चा, और तब से लेकर 6 वर्ष तक की एज का अगर कोई बच्चा है जो अनाथ हो गया है, जिसका पालन पोषण नहीं किया जा सकता, उसके लिए जो राशि थी जो सरकार दे रही थी वो 500 रुपये थी। अब उस राशि को बढ़ाकर, इस पर्टिकुलर सर्वेक्षण में जो बताया गया उसको बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया है, 500 से 750। दूसरा क्राइटेरिया था हमारा 6 से 18 वर्ष तक की आयु के लिए। देखिए, एक चीज हमने पहले स्किप कर दी, जो पालनहार योजना में लाभ मिलता है ना, वो बिल्कुल बर्थ हुए बच्चे को भी मिलता है, जन्म हुए, जैसे हमने 0 लिखा। लेकिन मैक्सिमम एज जब तक वो पर्सन योजना का लाभ उठा सकता है वो है जब तक बच्चा 18 ईयर से कम का। 18 की ईयर के बाद ये माना जाता है कि वो खुद अपना पालन पोषण कर सकता है, अपने लिए कुछ अर्न कर सकता है। तो योजना का लाभ सिर्फ 18 वर्ष तक मिलता है। इसी के साथ दूसरा क्राइटेरिया बना आपका 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु, जिसमें पहले राशि दी जा रही थी 1,000 रुपये, अब उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 1,500 रुपये, 1,000 से 1,500 रुपये। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए, ऊपर भी एक चीज लिखी गई है, पहले यहाँ पढ़ते हैं। इन सब के अलावा, ये 2 क्राइटेरिया तो दोनों के लिए है, इसके अलावा सरकार एक अतिरिक्त वार्षिक धनराशि देती है। ये वार्षिक है, ये मंथली मिल रहा है आपको 500, हम बात करते हैं 750 और 1,500 की, क्योंकि अब यही क्राइटेरिया है। इसके अलावा सरकार ईयरली 2,000 रुपये की धनराशि देती है, जो अभी आया है। देखिए, आप डैश यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये डैश अपने आप में क्या बता रहा है, ये चीज पहले नहीं थी, ये सरकार ने अब अनाउंस की है कि इस अमाउंट के अलावा उस पालनहार को 2,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। किस लिए? 2,000 रुपये प्रत्येक वर्ष बालक को स्वेटर, वस्त्र, जूते, बैग आदि खरीदने हेतु प्रदान किए जाएंगे। बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो उन्हें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, तो पूरे साल में एक बार 2,000 रुपये सरकार उन्हें देगी। किस लिए?
स्कूली बैग, स्वेटर, वस्त्र जो भी उसे चाहिए स्कूल से रिलेटेड वो सब वो उससे ले सकता है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा अपनी पालनहार योजना में? सबसे पहले तो 2005 में योजना आई थी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रॉपर डेट नहीं भी ध्यान रखते हैं, ईयर ध्यान होना चाहिए कि 2005 में ये योजना आई है। इनके लिए ऐसे बच्चे जो अनाथ है जिनका पालन-पोषण नहीं हो सकता है। उसके अलावा शर्तें क्या-क्या थी जो पूरी होनी चाहिए? यहीं पर ही एक शर्त है जो वहाँ आपकी आगे आएगी कि जो ये कब तक मिलेगी? जब तक बच्चा 18 वर्ष का नहीं हो जाता, 18 वर्ष या कम। 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए ही ये योजना है, 18 से ऊपर होते ही सरकार ये योजना का लाभ नहीं देती है। पालनहार जो ये लाभ ले रहा है उसकी वार्षिक आय 1.20 1,20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पालनहार और बच्चा दोनों कम से कम 3 साल से राजस्थान में रह रहे हों। ये होती हैं शर्तें, जिनके बाद आप इस स्कीम में आ सकते हो, इस स्कीम का लाभ उठा सकते हो। अब बात करते हैं लाभ क्या मिलेगा? देखिए लाभ इस तरीके से हैं, 2 क्राइटेरिया है, एक 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए, एक फिर आपके 6 से 18। इन 6 से 18 और 0 से 6 में 0 से 6 में पहले राशि जो दी जाती थी वो 500 रुपए थी, उसको बढ़ाकर 750 कर दिया गया है। 6 से 18 में जो पहले राशि 1000 रुपए थी उसको बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया है। इसके अलावा सरकार वार्षिक यानी कि ईयरली एक ओवरऑल अमाउंट देती है, एक मुश्त किश्त जिसको बोलते हैं 2000 रुपए, जिससे बच्चा अपने स्वेटर, जूते, वस्त्र, बैग, स्कूल से रिलेटेड ये सारी चीजें ले सकता है। तो देखिए हमने अपने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की अगर बात करते हैं, मैं शुरू से बात कर रही हूँ सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की, जिसमें हमने कन्यादान योजना और ये आपकी सिलिकोसिस पॉलिसी पिछली वीडियोस में मैंने डिटेल में बताया, अभी सिर्फ मैंने ओवरव्यू दिया था, ये 2 करवाई थी। आज हमने उसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता में एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के बारे में बात की है, वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में बात की है, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना के बारे में बात की है और पालनहार। सारी योजनाएं सामाजिक न्याय और अधिकारिता की इंपॉर्टेंट है, किसी को भी आपको छोड़ना नहीं है। तो देखिए इसी के साथ आपकी 25th 25 पॉलिसी, 33 में से 25 पॉलिसी करा चुकी हूँ मैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी जुड़े हैं उनके लिए वही फिर से कि पहले पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सभी योजनाएं मैं बार-बार कहती हूँ आपके करंट के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं योजनाओं में जो परिवर्तन होता है इस साल में, वो करंट का क्वेश्चन बन जाता है अपने आप, और जो योजना पहले से चली आ रही है वो तो इम्पोर्टेंट है ही। तो आपको वो सारी वीडियोस देखनी है। इसी के साथ क्लास अपनी वीडियोस आप बहुत सपोर्ट दे ही रहे हैं, लाइक के माध्यम से आगे भी देते रहिएगा। कोशिश करूँगी आपको और सही तरीके से, सरल तरीके से आर्थिक सर्वेक्षण या फिर अपने इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए सभी डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। तो आगे कल मिलते हैं फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। इसी अपनी जो योजनाएँ चल रही हैं हमारी फ्लैगशिप, उनको कंप्लीट करेंगे बाकी की क्लासेस में। तो क्लास अपना बाकी की अपनी जो भी पुरानी वीडियोस हैं उनको देखते रहिएगा, अपना सपोर्ट देते रहिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली जो भी मेरी वीडियोस हैं, मेरी वीडियोस रेगुलर अपडेट होती हैं चैनल पे, आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, ताकि आप कोई भी क्लास जो स्टूडेंट्स रेगुलर हैं मिस नहीं करें। ओके क्लास, तब तक के लिए पढ़ते रहिए इसी तरीके से मेरे साथ। ओके, कल मिलते हैं। बाय बाय, धन्यवाद।